गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की रिवीजन क्लासेस मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और फिर मैं मैराथन स्टार्ट करूँगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक इजी सब्जेक्ट है, 50 मार्क का पेपर है, एफएम के साथ आता है और अच्छा खासा स्कोरिंग है अगर हम लोग डिटेल में पूरा बुक बाय बुक पढ़े तो। सो माई बुक इज़ मेड एज पर कंप्लीट ICS स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और 5 चैप्टर्स है। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स आएंगे मैं डिस्कस कर दूंगा। 50 मार्क का होने के बावजूद भी अगर आप सिलेबस वाइज देखो तो काफ़ी कम है। देर आर ओनली 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर्स के भी अगर आप साइज देखो वहाँ पे तो रफली 30 पेजेस के आसपास होते हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। देर आर 5 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही यही है इंस्टीट्यूट के बुक में, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देखो एक बार, एक जैसा है पर थोड़ा सा फर्क है। नंबर 2 क्या लिखा है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें पेस्टल सीखते हैं, और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें कॉस्मिक सीखते हैं। और फोर्थ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आते हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ चैप्टर 1 में जाने के पहले मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस में सिर्फ ये एक पेज का कॉपी नोट्स होता है और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा मुझे नोट्स देने होते हैं सब मैंने बुक में देता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करने के पहले ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीखते ही इमीडिएटली एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन बन जाएगा और एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर देगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कोई जादू टोना टोटका नहीं है, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बड़ा बिजनेस नहीं किया है। ये तो बिजनेस में करते करते आप सीखते हो। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीखने के बावजूद भी, अप्लाई करने के बावजूद भी फेलियर्स होंगे। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के नॉलेज को यूज़ करके सबके सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते तब तो फिर कोई बिजनेस फेल ही नहीं होता। जबकि रियलिटी ये है कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो सर फिर इस सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है, दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स यू अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। तुम बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते हो, छोटा डिसीजन, बड़ा डिसीजन, स्मॉल एंड बिग, ऑल द डिसीजंस दैट यू टेक, उस डिसीजन को लेने के लिए सोचने समझने का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है ये सब्जेक्ट। तो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट जो हमारे सिलेबस में डाला गया है। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि यू कांट रिलैक्स एवर। अ बिजनेसमैन हैज़ टू ऑलवेज बी ऑन हिज और हर टोज। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये सोचते हो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कुछ ऐसा तरीका आपको सिखा देगा जिसके ज़रिए आपका बिजनेस स्पेशली कुछ सिंपल हो जाएगा और बाकियों के लिए मुश्किल, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स। मतलब जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में हल्का सा भी उथल पुथल होगा, कुछ चेंज होगा तो तुमको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सो यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू फाइट। एक फाइटर वाला स्पिरिट होना चाहिए बिजनेसमैन के अंदर कि वो हमेशा तैयार है लड़ने के लिए, रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए। नंबर 2। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमको सिखाएगा हाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक तगड़ा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट किया जाए। मैं ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को शॉर्ट में लिखूंगा CA, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? आपके पास आपके बिजनेस में कुछ ऐसा यूनिक रिसोर्स है, कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है जो आपके किसी कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर सक्सेस इन बिजनेस। बिजनेस में अगर चलना है तो तुम्हारी कुछ तो USP होनी चाहिए। अपने बोलते हैं ना वर्ड USP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो वही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आज जो आपके पास है ना वो कल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम एंड अगेन आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग भी तो अपना अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर लेंगे ना। तो यू मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव टू फाइंड आउट न्यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। टाइम एंड अगेन बार बार बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, नए नए सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप हमेशा टॉप ऑफ द गेम पर रह सको। लास्ट टॉपिक है CC। बस ये होने वाला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं चैप्टर के अंदर घुस जाऊंगा। CC का मतलब क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंस। हर बिजनेस को करने के लिए यू नीड सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे अगर आज मैं टीचर हूँ तो टू बिकम अ टीचर
कुछ एकदम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जिसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते, वो अगर आपके अंदर है तभी आप इस बिजनेस में हो, वरना आप इस बिजनेस में नहीं हो। इट अप्लाइज फॉर ऑल बिजनेसेस, चाहे एक शॉपकीपर हो, चाहे एक कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस हो, सबके पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं। तो यू मस्ट कॉन्स्टेंटली बिल्ड योर कोर कॉम्पिटेंसीज, उसी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकलेगा। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन से 4 वर्ड हमने सीखा। नंबर 1, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तुमको किस चीज़ में हेल्प करेगा? टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन लेने का एक फ्रेमवर्क तुमको देगा। नंबर 2, in business, in strategic management also, you constantly have to be alert and responsive to the environment. Responsible एक अलग वर्ड है, responsive एक अलग वर्ड है। Responsible का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, वो अलग है। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कुछ हो रहा है अगर चेंज, तो आप ठंडे नहीं बैठे, आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मार्केट लगातार चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, तो यू आर नॉट इग्नोरिंग दोज चेंजेस, बल्कि जैसे ही कुछ चेंज हुआ उसको इमीडिएटली उसके लिए आपने अडेप्ट करके एक रिस्पॉन्स तैयार कर लिया, तो यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिव। थर्ड, you must always hunt out and look out for new sources of competitive advantage. And number 4, always build your core competencies. बस अब हम लोग शांति से स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1। तो मैं चैप्टर 1 का रिवीजन करा रहा हूँ, एक बार लुक्स दिखा देता हूँ तुमको। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 16-17 पेज के आसपास है, देखो। ठीक है, 17 नंबर पेज पे तो चैप्टर खत्म है, और फिर तो जो लास्ट की पेजेस है ना, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स एमसीक्यू टाइप भी हैं और केस स्टडी टाइप भी हैं। तो एमसीक्यू वाले तो मैं डिस्कस, ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है ना अपना मैराथन, तो इसमें मैं एमसीक्यू वाले तो डिस्कस नहीं करूंगा, पर जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मैट में डाले हैं वो मैं डिस्कस करूंगा तुम लोग के साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 5-10 केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं, जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है, यू कैन सी दैट देयर आर 6 टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एसएम, concept of strategy, importance and limitations of strategy, mission, vision, goal, objective, intent, values, and last strategic. There are 3 strategic levels in an organization. एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कुछ बेसिक्स है। नाउ एक बात सुन लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रिवीजन में आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये सारा जो भी तुम देख रहे हो यहाँ पे मेरे हाथ के नोट्स लिखे हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है, सब है। तो मैं वो जो टाइप्ड लेटर्स है लाइन बाय लाइन रीड करने वाला नहीं हूँ। ये रिवीजन क्लास है, जो अपनी नॉर्मल क्लास थी जिसमें मैंने 15 डिटेल क्लासेस लिए थे 2.5 घंटे के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वहाँ सब कुछ डिटेल में रुक रुक के धीरे धीरे डिस्कस किया था। ये रिवीजन है, तो रिवीजन में क्या होगा, मैं सारे टॉपिक बताऊंगा, सारे कंसेप्ट बताऊंगा, जो जो अंदर लिखा सब मैं बोल भी दूंगा, पर मैं रीड करने का मतलब उतना धीरे धीरे टाइम नहीं दे सकता। ओके, ठीक है, कुछ वर्ड्स सीख लो। टॉप लाइन का मतलब क्या होता है? सेल्स। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। सी सूट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, सी मतलब चीफ, कंपनी के जो टॉप एम्प्लॉयज है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वो सारे चीफ लोग को अपने बोलते हैं सी सूट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन 2 पेज के बाद दिया हुआ है, वो याद करेंगे, तो यहाँ से अपने को याद नहीं करना। यहाँ सबसे पहले इन्होंने मतलब बताया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, पीपल। Management is the group of people at the top of the organization who regularly work in the organization and take decisions for the company. Number 2 है function. Management का function क्या है? पॉट्सकॉर्प, ये वर्ड कई जन ने सुना भी होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, रिव्यूइंग, बजटिंग, पॉट्सकॉर्प। तो ये सारे मैनेजमेंट की जो फंक्शंस है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन 2 पेज बाद आने वाला है, वो मैं याद करवा दूंगा, वॉजेक। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक बार स्ट्रैटेजी क्या होता है हल्का फुल्का रीड करना है, इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, स्ट्रैटेजी के ना 3 डेफिनेशन दिए हैं। एक तो इंस्टीट्यूट ने अपने आप एक डेफिनेशन बना के डाला है, फिर आइगोर एंसॉफ, जिसका एंसॉफ मैट्रिक्स है, उसने भी एक डेफिनेशन दिया एंसॉफ मैट्रिक्स सिलेबस में। तीसरा, ग्लूक एंड जॉर्ज ने जो स्ट्रैटेजीज बनाई, उसी में से जो विलियम ग्लूक है उसने भी कुछ डेफिनेशन दिया है। तो एक बार इनके डेफिनेशंस को अपने पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, नंबर 1 पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन, और ये देखो तोड़ तोड़ के, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, IDD, इमेज, direction and destination. Image, what it wants to be; direction, what it wants to do; and destination, where it wants to go. ये strategy. अब आइगोर एंसॉफ ने भी strategy का एक definition दिया है, वो क्या है? The common thread
among the organizations activities and product market। एंसॉफ मैट्रिक्स को प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स बोला जाता है। ये आदमी ऑब्सेस्ड था अबाउट प्रोडक्ट एंड मार्केट, और मैं काफ़ी हद तक इस आदमी के साथ अग्री करता हूँ। देखो इन दोनों आदमी में एक फ़र्क है। ग्लूक ने जो स्ट्रैटेजीज बताए थे वो ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजीज हैं, वो कोर धंधे को बिल्ड करने का स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज बताते हैं। जबकि एंसॉफ ने जो मैट्रिक्स दिया था वो एकदम बेस पे रह के काम करने वाला आदमी था कि भाई ये बिजनेस है, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को चलाते कैसे हैं। तो एंसॉफ का हमेशा बोलना था दो चीज़ पे फोकस करो भाई, प्रोडक्ट पे और मार्केट पे। आपका प्रोडक्ट तगड़ा होना चाहिए और दूसरा मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करो। और मैं यही मानता हूँ कि यस, बिजनेस इज नथिंग बट अ फिट ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। अपने बोलते हैं फिट मतलब जहां प्रोडक्ट और मार्केट फिट बैठ जाए वही बिजनेस सक्सेसफुल है। क्या कस्टमर्स को वैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी नीड है जो अनसेटिस्फाइड है, जो कोई और मीट नहीं कर पा रहा। एंड नंबर 2, क्या आप ऐसा कोई प्रोडक्ट दे सकते हो जिससे कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। तो जहां प्रोडक्ट और मार्केट प्रॉपर फिट हो जाए वो बेस्ट बिजनेस होता है। तो इसने वही बोला। एंसॉफ का डेफिनेशन देखो, द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स एंड डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनाता है और किस कस्टमर्स को मार्केट को सर्व करता है। फिर ग्लूक एंड जॉर्ज की जो स्ट्रैटेजीज है ना वो अगेन ग्रैंड लेवल की जो बाद में आएगी। ग्लूक का डेफिनेशन, अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइंड टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर मेट। तो मतलब मुझे ये डेफिनेशन कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन तो एंसॉफ का था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन एग्जाम के लिए तुम बोल सकते हो इंस्टीट्यूट ने बनाया, वो तुम याद कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। एज आई टोल्ड यू, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन बताया था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कोई जादू मंत्र वाले स्ट्रैटेजी नहीं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो चल पड़ेगा, नहीं। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिव। जैसे मान लो कंपनी ने एक स्ट्रैटेजी सोचा और अप्लाई किया लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो चेंज करना पड़ेगा ना स्ट्रैटेजी। फिर चेंज करोगे, फिर कुछ रिजल्ट्स आएगा, फिर सही नहीं, फिर लगाओगे। तो वन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, अडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट एंड कॉन्स्टेंटली रेस्पॉन्सिव टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ये कोई मैनेजमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस भी नहीं होता, उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कितना ही अच्छा से अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि वो फ्लॉप हो जाए, मार्केट उसको अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट ना करे। इसका सबसे सुंदर एग्जांपल जो मैं स्टूडेंट को देता हूँ, टाटा नैनो का। रतन टाटा ने बड़ा सोच के एक गाड़ी लॉन्च की थी कि भाई सस्ती गाड़ी अगर इंडिया में आ जाएगी तो लोग बाइक्स के बदले गाड़ी खरीदेंगे। क्योंकि उनका एक वीडियो भी है, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे, कि वो जमशेदपुर में कहीं जा रहे थे रोड से, तो वहाँ पे देखते हैं कि बारिश का मौसम था और एक फैमिली, फादर मदर और उनके 2 बच्चे बाइक पे जा रहे थे और गीली सड़क है, बारिश है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उन्होंने सोचा यार अगर गाड़ी अफोर्डेबल बना दी जाए, सस्ती गाड़ी बना दी जाए, तो परिवार के लोग जो हैं वो बाइक या स्कूटर लेने के बदले गाड़ी लेंगे। ऑब्वियसली कार इज सेफर कंपेयर टू द टू व्हीलर। पर क्या हुआ नतीजा, उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च किया, फ्लॉप भी हो गया, प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज कार को लोग एसोसिएट करते हैं अपनी इमेज के साथ। कोई ये नहीं बोलना चाहता कि मैंने सस्ती गाड़ी खरीदी है। और रतन टाटा की जो नैनो कार थी उसका सबसे बड़ा यूएसपी था सस्ता सस्ता सस्ता, चीप चीप चीप। इनफैक्ट बोला जाता था इट विल बी अ 1 लाख रुपीज़ कार। हालांकि वो 1 लाख का कभी हुआ ही नहीं। इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1.5 लाख और दाम बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक भी चला गया था, 3 साढ़े 3 तक। पर उसको बोला जाता था इस तरह से हिंदी में, लख टकिया गाड़ी, मतलब 1 लाख की गाड़ी। वो बेसिक उनका विजन था। पर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हुआ और ब्रांडिंग ही वही किया गया ना, सस्ता सस्ता सस्ता। तो बोलता है मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए गाड़ी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो वो कोई भी सस्ती गाड़ी खरीद के अपना इमेज वैसा पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। तो जितना डिमांड उन्होंने एस्टिमेट किया था वो हो नहीं पाया। और तुम तो जानते हो कॉस्टिंग का इतना ज्ञान सबको होगा कि अगर आप अपना कॉस्ट और प्राइस कम रखना चाहते हो तो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब डिमांड बहुत लार्ज स्केल हो। तो अगर वो डिमांड के नंबर्स फुलफिल नहीं हुए तो आप कॉस्ट को कम नहीं रख सकते। तो कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो, कुछ ना कुछ 19-20 गड़बड़ हो ही सकता है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट अच्छे से अच्छा स्ट्रैटेजी फ्लॉप कर जाए। तो इन्होंने वही बोला, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। हमेशा चेंज करना पड़ेगा, सुस्त रहना पड़ेगा। बी रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। ये दोनों वर्ड याद रखना, मैं प्रोएक्टिव रिएक्टिव का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। ये डायग्राम अपने को दिख रहा है, वो सेम चीज़ है, डायग्राम से करो या ऊपर से पढ़ो।
प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि कुछ भी गड़बड़ होने के पहले से ही आप तैयारी कर लो, प्रिपेयर्ड हो जाओ, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। पढ़ो, मेकिंग, प्रोएक्टिव का मतलब मेकिंग थिंग्स हैपन रादर देन वेटिंग फॉर द थिंग्स टू हैपन, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव क्या होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, अब उस गड़बड़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ गुड स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव की रिएक्टिव? द आंसर इज मिक्सचर। हर बार प्रोएक्टिव से भी नहीं काम चलता, हर बार रिएक्टिव से भी काम नहीं चलता, आपको दोनों का मिक्सचर फॉलो करना पड़ता है। बट येस, आई विल सजेस्ट कि जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेगी उसको रिएक्टिव उतना कम होना पड़ेगा। टू गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव, स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम के पहले से ही, मतलब एग्ज़ाम दूर है, टाइम है हाथ में, और पहले से ही बहुत अलर्ट होकर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चालू कर देते हैं, दैट इज़ प्रोएक्टिव। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रोएक्टिव होगा उसको एग्जाम टाइम में उतना ही ईजी लगेगा, उसका रिएक्शन कम होगा, रिएक्टिवनेस कम होगा। और कोई स्टूडेंट है जो पहले से एकदम नहीं पढ़ा तो वो तो रिएक्टिव स्ट्रेटजी करेगा। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि अब एग्जाम जब सर पर आ गए हैं तब हम कोशिश कर रहे हैं जी जान लगा के किसी तरह पास होने की, दैट इज रिएक्टिव। तो अगर आप पहले से ज़्यादा प्रोएक्टिव रहोगे तो रिएक्टिव कम हो जाओगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्टिव जीरो होगा, रिएक्टिव तो करना पड़ेगा। बिकॉज पढ़ाई का एग्जाम्पल साइड हटते हुए मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूँ। अ बिजनेस ऑपरेट्स इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज कंप्राइज्ड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, मार्केट ट्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स, बहुत कुछ आ जाता है, टेक्नोलॉजी, द ट्रेंड्स इन द मार्केट, सब आपको देखना पड़ता है। तो बिजनेस में क्या होता है, तुम कितना भी प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव तो होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव तो होना ही पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। वही यहाँ लिखा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया इंस्टीट्यूट ने, बड़ा अच्छा है। शुगर को लेके लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई है कि भाई शुगर गंदी चीज़ होती है, खासतौर पे बच्चों के खाने के जो पैकेज सामान होते हैं उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। तो ड्यू टू द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अमंग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द शुगर कंजम्पशन, एक केचप सॉस बनाने वाली कंपनी ने नया हेल्दियर ऑप्शन लॉन्च किया जिसमें केचप के अंदर शुगर की मात्रा कम होगी। ये स्ट्रैटेजी को आप क्या बोलोगे, प्रोएक्टिव की रिएक्टिव? रिएक्टिव, क्योंकि लोगों में शुगर कॉन्शियसनेस आ गया, ट्रेंड आ गया, उसके बाद आपने लो शुगर वाला केचप लॉन्च किया है, तो इट्स अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट यस, ये प्रोएक्टिव नहीं था। प्रोएक्टिव तब होता है जब लोगों का डिमांड आने के पहले से ही आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देने लग जाते, तो वो नहीं हुआ। डिमांड आया कि हाँ कस्टमर्स में एक शुगर कॉन्शियसनेस है, तो आपने लॉन्च किया, दैट इज वाई इट इज अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। मैं बोल रहा था ना 2 पेज के बाद डेफिनेशन आएगा, ये लो आ गया। अगर एग्जाम में लोग डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो तुम बोलोगे वॉजैक। वॉजैक का फुल फॉर्म ये बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार याद करो। वी से विजन, आज चैप्टर 1 के अंदर ही मैं विजन को भी पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। विजन, ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से स्ट्रैटेजी, ई से एग्जीक्यूशन मतलब स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, और फाइनली सी से करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। करेक्टिव एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि स्ट्रैटेजी आपने सोच समझ के लगाया, फिर कुछ फीडबैक आया, रिजल्ट्स आया, तो आपको लगता है स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन तो लेना ही पड़ता है। स्ट्रैटेजी को डालते हो, जब फीडबैक आता है तभी पता चलता है सक्सेस है कि फेल है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एडजस्टमेंट। तो अब डेफिनेशन को याद करो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजेरियल प्रोसेस ऑफ वॉजैक। वी से विजन, विजन के लिए क्या बोलोगे, फॉर्मिंग अ विजन। ओ से सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एस से क्या है, क्रिएटिंग और क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, ई से एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी, और फिर सी से मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स टू द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये अभी मैंने नोट्स लिख के बताया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, to create and sustain competitive advantage, something which gives you uniqueness over your competitors। तो एक तो ये हुआ, और नंबर 2 है to help the company to navigate through turbulent business environment। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है, मतलब चेंज होते रहता है लगातार, तो इसीलिए आप एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के कांस्टेंट आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट ऊपर नीचे होता है तो उसमें अपनी नाव पार कैसे लगानी है, कैसे सेल थ्रू करना है। ये डायलॉग याद करो, हेल्प्स द कंपनी टू नेविगेट थ्रू अ टर्ब्यूलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें हेल्प करता है। ठीक है,
जैसे मान लो अचानक से रिसेशन आ गया, रिसेशन समझते हो, मतलब बाजार गिर गया। रिसेशन का वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है। सबसे पहले कंपनी, सबसे पहला जो नतीजा आता है वो कंपनी के टॉप लाइन को हिट करता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर जाती है, सेल्स कम हो जाती है, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू स्पेंड मोर। रिसेशन में जॉब्स चले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, लोग पैसा खर्चने के बदले पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो तो गिरेगा। प्रोडक्ट का डिमांड गिरते सेल गिरेगा, टॉप लाइन अफेक्टेड होगा, तो बॉटम लाइन तो सर रेड हो ही जाएगा, मतलब लॉस में चली जाएगी कंपनी। तो उस रिसेशन के माहौल में आप क्या अपने सेम स्ट्रैटेजी के साथ कंटिन्यू करोगे कि नया स्ट्रैटेजी लगाओगे? नया लगाओगे, ठीक है। नया स्ट्रैटेजी क्या लगाओगे? कंपनी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन कटिंग डाउन इट्स कॉस्ट। कॉस्ट कम कैसे होता है? तुम लोग जानते हो बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों एम्प्लॉयज़ को एक साथ ले ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मंथली पैसा देना पड़ता है कि नहीं। आप सोचो एक एम्प्लॉय को भी अगर एवरेज में आप 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो तो 5000 एम्प्लॉयज़ को आप कितना दे रहे हो, और ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सबसे पहला काम है कट डाउन द कॉस्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि कॉस्ट जितना हो सके मिनिमाइज किया जाए। सेकंड, अगर आपका डिमांड कम हो रहा है तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने डिमांड को इंक्रीज करूं। शुड आई सेल इन सम न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज? शुड आई कस्टमाइज माई प्रोडक्ट? शुड आई चेंज माई प्राइसेज ऑफ द प्रोडक्ट? शुड आई कम आउट विथ चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स? किसी भी तरह सेल को सस्टेन करना जरूरी है, भले ही मार्जिन्स कम बचे पर सेल को, टॉप लाइन को सस्टेन करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यही सब हमें कौन सिखाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड नेविगेट थ्रू टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ देयर आर 7 इम्पॉर्टेंसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 7 फायदे क्या होते हैं। ये डायग्राम से पढ़ सकते हो, नहीं तो नीचे से पढ़ सकते हो। नीचे से पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में रहेगा, अच्छा रहेगा, तो मैं नीचे से पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 7 फायदे। अगले पेज में आएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 लिमिटेशंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 7 फायदे। नंबर 1, डायरेक्शन। इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। कंपनी को एक दिशा दिखाता है कि आगे कहाँ मूव करना है, डायरेक्शन। नंबर 2, प्रोएक्टिव। कंपनी को फोर्स करता है कि ज़्यादा प्रोएक्टिव बनो ताकि रिएक्टिव कम होना पड़ेगा। ऑब्वियसली रिएक्टिव तो होना ही पड़ेगा, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव मिक्सचर है, पर जितना ज़्यादा प्रोएक्टिव रहोगे रिएक्टिव उतना कम होना पड़ेगा। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स यू अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल योर डिसीजन मेकिंग। नंबर 4, इट हेल्प्स यू टू फाइट द फ्यूचर, टू फेस द फ्यूचर, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेसमैन का क्या होता है ना कि बिजनेस ना हमेशा ऐसा नहीं चलता, बिजनेस ऐसे हाइज एंड लोज में जाता है। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है और एनवायरनमेंट में मिलने वाले नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को स्मेल करके, स्निफ करके तुरंत एक नई स्ट्रैटेजी लेके आ जाता है। वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है। तो इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। स्वॉट सुना है कि नहीं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जब अपॉर्चुनिटी देखो हर वक्त नहीं रहता, पर जब रहता है आप तैयार रह के उसका फ़ायदा उठाते हो तो जोर से जंप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट गिव्स यू अ डिफेंस मैकेनिज्म। बुरा तो होगा ही, रिसेशन भी आएगा ही, या कोई कॉम्पिटिटर है जो फाइट करेगा ही, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको टू अरेंज अ डिफेंस मैकेनिज्म कंपनी को बचाने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए। इट एनहांसेस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस और लंबा चलेगा। एंड नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये सब था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। ये रहे 4 लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को पहले मैं यहाँ से समझाऊंगा और फिर इसके ऊपर एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सिंपल बात हमें ये समझने की ज़रूरत है फिर से कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ नॉट अ बंडल ऑफ मैजिक्स एंड ट्रिक्स, कि कोई ऐसा मैजिक आ जाएगा जिससे आप हाथों हाथ बचा लोगे, कंपनी को उठा लोगे, ग्रो कर, ऐसा नहीं होता। इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क कि सोचना कैसे, कैसे एक्ट करना है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने डाला है, मैं दिखा देता हूँ, उसके थ्रू समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा वो क्वेश्चन, क्लास में डिस्कस किया था, एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ बेसिकली लड़ाई हो रही है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉप्स की। कहानी का शीर्षक क्या है इस कहानी का? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉप। रमेश शर्मा की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान है, ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब जो फिजिकल दुकानें नहीं होती क्या, वैसी। ही हैज़ गॉट 15 स्टोर्स जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बेचता है, ठीक है। पढ़ो,
कहानी को पढ़ो। रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन दिल्ली रीजन। 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner till 4 years back. तो 4 साल पहले तक सब अच्छा चल रहा था, पर 4 साल से जब से ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडिया में बूम पकड़ा है, तब से कस्टमर्स जो हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जाके ऑनलाइन परचेज करने लगे हैं। इसकी दुकानों में फुटफॉल कम हो गया है। With shift to the purchase of the online stores, the sales of the store has come down to about 70% in last 4 years. मतलब पहले 70% से कम नहीं हुआ, 70% पर आ गया। इसका मतलब है पहले मान लो अगर सेल होता था 1 करोड़ रुपया, तो अब होता है 70 लाख रुपीस, ऐसा। तो सेल्स में डिक्लाइन हुआ है। नाउ आपको रमेश शर्मा की ये जो स्थिति है उसको एनालाइज करना है यूजिंग लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो तुम सबसे पहले तो ये समझो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोई ऐसा जादू का पोटली नहीं है जो तुम रमेश शर्मा को बता दोगे तो वो उसका धंधा हाथों हाथ चल पड़ेगा। नो, बेसिकली यू हैव टू स्टडी द एनवायरनमेंट फॉर हिम। यू हैव टू टेल हिम कि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, बिकॉज राइट नाउ जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, पर फिर ये एनवायरनमेंट वापस बदल जाएगा, तो आप क्या करोगे? ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। द फर्स्ट लिमिटेशन इज the environment is highly complex and turbulent। मतलब जो राइट नाउ एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसको सोच के आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा, तो फिर से आपकी स्ट्रेटजी फेल। क्योंकि किसी को नहीं पता कि ऑनलाइन ई कॉमर्स किस हद तक आगे जाने वाला है। इस आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन सेल, कि कस्टमर दुकान में आके खरीद नहीं रहे हैं बल्कि ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या, और किसी को भी ये बताना इम्पॉसिबल कि ऑनलाइन सेल्स फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशंस, प्रेडिक्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भले ही आपको हेल्प कर देता है टू स्टडी द एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट, बट फ्यूचर किसने देखा है? एग्जैक्टली फ्यूचर किस तरह का निकल के आएगा ये बोलना मुश्किल है। थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चेंज हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हम लोग आज बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, अगर यही कल को चेंज हो गए तो जैसे टेलीविजन के सेल्स तो डिक्लाइन करेंगे ही ना, बिकॉज नाउ पीपल आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन फॉर एंटरटेनमेंट एंड ओटीटी। तो हु गोज फॉर टेलीविजन? टेलीविजन तो घर में लोग देखते नहीं है, तो देर सवेर तो ये प्रोडक्ट ही हट जाएगा मार्केट से। जो टीवी सबसे पहले किसी के घर में मोटा ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था, फिर कलर टीवी आना चालू हुआ, फिर पत्ते एलसीडी एलईडी टीवी आने चालू किया, और एक समय आएगा जब टीवी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि टीवी के बदले लोग अब मोबाइल फोन से एंटरटेनमेंट हो रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के बदले कुछ नया तरह का कूलिंग सिस्टम आ जाएगा मार्केट में, ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेटर हट जाएगा। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ज्योतिषी नहीं है कि भविष्य बता दे। थर्ड लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग किस लिए? बिकॉज आप पूरा पहले तो सोचते समझते हो, एक स्ट्रैटेजी लगाते हो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर 6 महीने साल भर तक आप देखते हो, वेट करते हो कि वेदर वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है कि नहीं, क्योंकि टोटका तो है नहीं कि आज आपने स्ट्रैटेजी लगाया और कल आपको रिजल्ट्स मिल गए। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू वेट। रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। सो आज आप सोचोगे बड़ा, एक स्ट्रैटेजी लगाओगे, 6 महीने साल भर बाद उसका आउटकम पता चलेगा कि वो स्ट्रैटेजी चला कि नहीं चला। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू बी पेशेंट। नंबर 4, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली, बिकॉज बड़ी रमेश शर्मा के लिए तो संभव नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, वो बिजनेस कंसल्टेंसी लेती हैं बिग 4 फर्म से। बिग 4 का नाम जो हम लोग नहीं लेते क्या ऑडिट की क्लास में? PwC, KPMG, EY, डेलॉइट, और भी बहुत सारे हैं, BCG, बेन कंसल्टिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बड़ी कंपनियां इन कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में एडवाइस देती कि हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे हम लोग के लिए सही होगा। तो एक्सपर्ट लोगों को अगर रखोगे तो वो तो फीस लेंगे ना, कॉस्टली। नंबर 5, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रमेश शर्मा को क्या झेलनी पड़ी वो बता देता हूँ। द साइज एंड द वैरायटी। ऑनलाइन में सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं खरीदने के लिए, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, हर मॉडल, हर कलर का, हर डिज़ाइन का, हर कंपनी का ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, और उसमें डिस्काउंटेड भी रहते हैं, ऑनलाइन डिस्काउंट्स भी ऑफर होते हैं।
लेकिन एक ऑफलाइन स्टोर जो होगा, जैसे रमेश शर्मा का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, उसके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड्स होंगे, लिमिटेड मॉडल्स वो अपने पास स्टॉक रखता होगा, सारा स्टॉक तो रख भी नहीं सकता, लिमिटेड मॉडल्स होंगे, लिमिटेड कलर्स होंगे, तो वहीं पे कस्टमर को वैरायटी दिखनी ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इन्होंने लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज़ करके एक केस स्टडी बना दिया। ये रहे, वापस से हम लोग लिमिटेशंस पे आते हैं, अब देख लो। सो व्हाट आर द 4 लिमिटेशंस, यहाँ से फटाक से याद कर लो। नंबर 1, एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, तो वो जिस एनवायरनमेंट के दम पे आप स्ट्रैटेजी बनाओगे एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। नंबर 2, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नंबर 3, इट्स कॉस्टली। एंड नंबर 4, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन और एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। मतलब कई बार ये भी होता है कि आप कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाएं सोच के, पर आपके कॉम्पिटिटर्स ने उसको कॉपी कर लिया, तो तब आपकी स्ट्रैटेजी तो धरी की धरी रह गई। इसका सबसे मतलब बढ़िया एग्जाम्पल है प्राइस वॉर। आपने सोचा कि मैं करूंगा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी या प्राइस लीडरशिप स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब होता है मैं सबसे कम दाम पे बेचूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अच्छा, आप दाम कम करोगे तो कॉम्पिटिटर हाथ पे हाथ धर के बैठेगा कि वो भी प्राइस कम कर देगा, गई आपकी स्ट्रैटेजी काम से। तुम देखो ना, रिलायंस, ये जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन लोग एक जैसा ही टैरिफ प्लान रखते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए। एक ने बढ़ाया सबने बढ़ाया, एक ने कम किया सबने कम किया, तो स्ट्रैटेजी तो फेल कर जाती है ना। तो कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। आप कुछ नया बनाओगे, आपका कॉम्पिटिटर कॉपी करके तुरंत कुछ नया लेके आ जाएगा। इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी है, दिखाता हूँ। ये स्टोरी को पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि 2 रेस्टोरेंट टाइप के लोग हैं जो पटना शहर में रेडी टू ईट स्नैक्स बेचते हैं। एक का नाम है यम्मी, एक का नाम है टेस्टी। यम्मी जो है ना, वो है इनोवेशन लीडर। मतलब यम्मी के बारे में क्या लिखा है, यम्मी इज अ पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव स्नैक्स, दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल। ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर लगातार इनोवेशन करके नया नया आइटम्स लाएगी तो उसका माल ज़्यादा बिकेगा। तो यम्मी जैसे को अपने बोलते हैं इनोवेशन लीडर, क्योंकि ये लोग मार्केट में इनोवेशन को लीड करते हैं। टेस्टी उल्टा है, टेस्टी का स्ट्रेटजी ब्राउन कलर में। इनका क्या है कि पहले यम्मी कुछ नया लाता है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है, अगर कस्टमर्स को पसंद आए तो हम भी कॉपी करके सेम बनाना चालू कर देंगे। तो टेस्टी को आप क्या बोलोगे, टेस्टी को हम लोग एक नाम दे रहे हैं, इमिटेटर। इमिटेटर मतलब ये कॉपी करता है, ये खुद कभी भी इनोवेशन नहीं करता, पहले वेट करता है कि यम्मी कुछ इनोवेशन करके लेके आए। अब देखो, जो भी इनोवेशन होगा, इट कैन बी आइदर अ हिट और अ फ्लॉप। इफ इट इज फ्लॉप वी विल नॉट कॉपी, इफ इट इज अ हिट वी विल कॉपी, दैट्स कॉल्ड इमिटेटर। नाउ एक अब अपने ऊपर भरोसा करो और खुद सोचो, लॉन्ग रन में कौन जीतेगा, जो लगातार इनोवेट करते रह रहा है कि जो बस छापते जा रहा है। जो लगातार इनोवेट कर रहा है, क्योंकि उसको हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू नो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अच्छा, ऐसा थोड़ा है कि यम्मी ने एक बार इनोवेशन किया, नहीं, दे आर इनोवेशन लीडर, ये बार बार इनोवेट करते रहेंगे। और वो टेस्टी वाला वेट करके देखता रहेगा, कॉपी करता रहेगा, तब तक यम्मी पूरा बाजार खा जाएगा। तो यम्मी को क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ग्रेट, वापस पीछे नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, ठीक है। ये टॉपिक ना बहुत अच्छा है। ये मैंने ये पूरा कंसेप्ट जो है ना, ये सबसे पहले मैंने पढ़ा था स्टीफन कोवे की किताब में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और फिर बाद में मैंने जब पढ़ाना चालू किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तब मुझे सीखने को मिला और मुझे बहुत कंसेप्ट अच्छा लगा। ये कंसेप्ट इतना सुंदर है कि ना सिर्फ बिजनेसमैन लोग के लिए बल्कि आम इंसान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। इसको हम लोग बोलते हैं विजन एंड मिशन। क्या बोलते हैं, विजन एंड मिशन। तुम लोगों ने इस तरह का नाम सुना क्या होगा, एक बुक है बहुत फेमस हो गई है, इकिगाई, ठीक है। तो वो नाम अगर नहीं भी पता तो जाने दो, इधर इस पे आ जाओ। विजन एंड मिशन ये क्या होता है, बोलता है हर बिजनेस को, कंपनी को डिसाइड करना चाहिए कि उनका विजन क्या और मिशन क्या है। इससे उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगा। आप देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमको क्या देता है, फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो फ्रेमवर्क यही तो है।
अगर आपके विजन और मिशन बहुत क्लियर हैं तो आपके लिए डिसीजन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डिसीजन हमेशा आसान रहेगा लेने में। विजन का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल, मैं लंबा लंबा डेफिनेशन भी है बुक में डाला हुआ है, वो पढ़ाऊंगा। इट इज़ अ रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर, इस तरह का। लेकिन अभी एक बार सिंपल पढ़ो। विजन क्या, वेयर यू वॉन्ट टू गो। आज से 5 साल बाद कंपनी अपने आप को कहाँ पर देखती है, डेस्टिनेशन, दैट्स अ विजन, दूरदृष्टि, ठीक है। मिशन का मतलब होता है अभी तुम कहाँ पे हो और तुम्हारी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है। वॉट आर यू गुड एट, तुम्हारी यूएसपी क्या है, यूनिक स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारा 5 साल बाद इमेज भी तो वैसा ही बनेगा ना, ठीक है। आज फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हाट आई एम आई गुड एट, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ, आई एम सिद्धार्थ अग्रवाल, मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं टीचर हूँ। मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। नॉलेज कंजम्पशन एंड नॉलेज आर्टिकुलेशन, ये मेरा सबसे तगड़ा यूनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मेरा 5 साल बाद विजन ये थोड़ा ना होगा कि मैं नासा के रॉकेट में बैठा हूँगा। मेरा विजन तो मेरे मिशन से कनेक्टेड होगा ना। आज मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ उसी को अगर मैं और अच्छा करते रहूँ 5 साल बाद मैं कहाँ पे होऊंगा, दैट इज माई विजन। तो ये बात याद रखना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तुम्हारा प्रेजेंट ही डिसाइड करता है कि फ्यूचर में तुम क्या बनोगे, और फ्यूचर में जैसा सोचोगे वैसा तुम प्रेजेंट एक्ट करना चालू कर दोगे। दोनों इंटर रिलेटेड है बॉस, बोथ विजन एंड मिशन आर इंटर रिलेटेड। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, किस मार्केट को हम सर्व करते हैं। जैसे व्हाट इज माय प्रोडक्ट, आई टीच सेवरल सब्जेक्ट्स, व्हाट इज माय मार्केट, कस्टमर्स विच मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ विच कोर्स, ऑल इंडिया, नो, सीए एंड सीएम में मैं इनको सर्व करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट साइंस वाले स्टूडेंट तो है नहीं कि मैं जेई नीट को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट है, मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ वही डिसाइड करता है मेरे यूनिकनेस कि आगे मेरा विजन कैसा होगा। पर विजन बनाना जरूरी है, क्योंकि तुम जैसा विजन सेट करोगे ना, तुम वैसा ही आज डिसीजन लेना चालू कर दोगे। अब ये एक बड़ा सुंदर सा चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में सबसे टॉप रिंग कौन सा है, वैल्यूज। 2 नंबर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, 3 नंबर मिशन, विजन, स्ट्रेटेजिक, इंटेंट। ये एकदम सीक्वेंशियल बनाया हुआ है, ठीक है। एक बार पेज नंबर 12 पे जाएंगे, ये रहता, इंटेंट, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सब एक साथ है और वैल्यूज सबके ऊपर है। बेसिकली वैल्यूज आर योर सैक्रोसैंक्ट अनकॉम्प्रोमाइजेबल प्रिंसिपल्स, जो आप हमेशा फॉलो करोगे। उसी से अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेटजी तय होती है, आपका विजन बनता है, आपका मिशन बनता है। वैल्यूज, एक बार पहले वैल्यूज पढ़ दें, ठीक है। ये वैल्यूज वाली टॉपिक पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। HDFC बैंक है, उनके 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। नंबर 1 ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कि हम लोग को अपना बिजनेस ऑपरेशन एकदम एक्सेलेंट रखना है। नंबर 2 कस्टमर फोकस, कस्टमर को क्या चाहिए उसी पे मेहनत करेंगे। नंबर 3 प्रोडक्ट लीडरशिप, मतलब हम कस्टमर को बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करेंगे, बहुत वैरायटी के लोन ऑफर करेंगे जो वो हमसे ले सकते हैं। नंबर 4 पीपल, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखेंगे, अपने स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके देंगे। सस्टेनेबिलिटी, आवर बिजनेस प्रैक्टिसेस विल बी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू द सोसाइटी एट लार्ज। ये है इनके वैल्यू सिस्टम। जैसा वैल्यू सिस्टम रहेगा ना, वैसा ही बिजनेस स्ट्रेटजी बनेगा, वैसा ही विजन मिशन बनेगा, ठीक है। ये इन्होंने वैल्यू सिस्टम के कुछ 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सब मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं तुमको अपना एग्जाम्पल भी दूंगा जो तुमको और एकदम क्लियर लगेगा, ठीक है। एकदम क्लियर दिखा दूंगा कि कैसे फ़र्क पड़ जाता है। इधर गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज। नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एनवायरनमेंट, 4 ह्यूमिलिटी, 5 इनोवेशन, 6 डाइवर्सिटी। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वैल्यू सिस्टम कैसे हेल्प करता है वो देखो, इसमें 5 पॉइंट्स है। नंबर 1 वैल्यूज, अच्छा इसमें मूव ऑन करने के पहले आई विल गिव यू माय एग्जांपल, ठीक है। ये 2 चीज़ मेरे वैल्यू सिस्टम है। मैं जब से टीचर बना हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ाते हुए टाइम हो गया काफ़ी, और सबसे पहला जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, बिफोर आई बिकेम अ चार्ट अकाउंटेंट। बिकॉज मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया, मेरा ऑल इंडिया रैंक आ चुका था 19, पर मेरे आर्टिकलशिप में टाइम पेंडिंग था, तो मैंने उस वक्त ही पढ़ाना चालू किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले।
और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तब से पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब 2010 की बात हो गई है, ठीक है। हमेशा मेरे 2 वैल्यू सिस्टम रहे हैं, मैंने कभी पेपर पे लिखा नहीं है, पर ये मेरे अंदर है, मेरा स्वभाव है। नंबर 1 क्वालिटी एंड नंबर 2 इनोवेशन। मतलब इसका तुमको मैं बताता हूँ, इसका गुड क्या और इसका बैड क्या है, दोनों पता चलेगा अभी। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे टच में रहे हैं पिछले कुछ सालों से, मेरे पुराने स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, खासतौर पे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो पाएंगे कि सर का बैच भले ही लेट हो जाए पर पूरा 100% कवरेज होगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बिकॉज माई फोकस, माई वैल्यूज़ हैज़ ऑलवेज बीन क्वालिटी, कि मेरे को हमेशा डिटेल में पढ़ाना है, 100% पढ़ाना है, अच्छा तरीके से समझाना है, अच्छे नोट्स देने हैं, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए। कई बार ऐसा हुआ है पहले, जब बैच 15 दिन या 1 महीने लेट ख़त्म हुआ है, क्लासेस ज़्यादा लग गई, बुक्स लेट आई, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है। बिकॉज इतना एक लंबा जो वक्त होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट एज अ टीचर यू कांट बी परफेक्ट ऑन डे नंबर 1, नो। रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आपको, बहुत सारे, बहुत चीज़ें चाहिए होती है जो आपके पास अवेलेबल नहीं होती, इट टेक्स टाइम। आज हाँ मेरे पास सब तरह के रिसोर्सेज आ गए और आज ये सब चीज़ें नहीं होती, पर हमेशा से जो राय मैं बता रहा हूँ कि फोकस हैज़ बीन ऑलवेज ऑन क्वालिटी, नॉट कि जल्दी बैच ख़त्म करना है या फीस कम रखनी है, वो नहीं। मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि आई विल बी द लोएस्ट कॉस्ट फीस वाला टीचर, मेरा ऐसा कभी वैल्यू सिस्टम नहीं था। अगर मेरा वैल्यू सिस्टम ये रहा होता कि मुझे लोएस्ट कॉस्ट फीस वाला टीचर बनना है, तब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। लोएस्ट कॉस्ट फीस लाने के लिए सिंपल है, बुक और पतली कर दो, कंटेंट बहुत सारा हटा दो, जल्दी क्लासेस ले लो, आके ख़त्म कर दो, जैसे तैसे पढ़ा दो, ठीक है। उससे होता क्या, बैच जल्दी ख़त्म हो जाता, ठीक है, मेरा टाइम कम लगेगा, मेरी मेहनत कम लगेगी, तो फीस भी कम हो जाएगी, परंतु फिर उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इसका गुड और बैड दोनों है। गुड बैड दोनों कैसे है सर, मैं बता रहा हूँ। देखो सर, आपको समझना पड़ेगा, कस्टमर वांट्स एवरीथिंग, कस्टमर वांट्स गुड क्वालिटी, कस्टमर वांट्स लोएस्ट प्राइस, कस्टमर को दोनों चाहिए और ये दोनों आपस में कंपैटिबल है नहीं। अगर आप क्वालिटी हाई रखोगे तो प्राइस तो हाई हो ही जाएगा, क्वालिटी खराब रखोगे तभी लो प्राइस पॉसिबल है, समझ रहे हो। ये कंपैटिबल नहीं है आपस में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में तो कतई नहीं हो पाएगा ये चीज़ कि लोएस्ट क्वालिटी बट मतलब सॉरी हाईएस्ट क्वालिटी बट लोएस्ट प्राइस, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। अगर कोई कंपनी आज बढ़िया क्वालिटी का सामान बना रही है तो भाई वो रॉ मटेरियल बढ़िया यूज़ कर रही है, लेबर को ज़्यादा तनख्वाह दे रही है, ओवरहेड ज़्यादा लग रहे हैं, कॉस्ट उसका ज़्यादा लग रहा है, तो प्राइस तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो बैड भी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कस्टमर्स वांट एवरीथिंग। कस्टमर्स आपको हर कैटेगरी के मिलेंगे। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होंगे कि जिनको ठीक है क्वालिटी मेरे को 19-20 के बदले 18-20 भी चलेगा पर पैसा कम होना चाहिए, तो वहाँ पे तो अपने बैड हो गए ना। तो ये आपको तय करना है, कंपनी को तय करना है कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, क्योंकि आप जो भी वैल्यू सिस्टम रखोगे उसका कुछ गुड और बैड है। बैड, हर चीज़ का गुड बैड है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वॉलमार्ट का रिटेल चेन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इनका वैल्यू सिस्टम ये है कि हम लोग सबसे सस्ता यहीं पे बेचेंगे। आप खुद सोचो, वॉलमार्ट का अगर ये वैल्यू सिस्टम है कि लोएस्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, तब वो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा और ख़राब क्वालिटी का माल भी कस्टमर्स को बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बेचेगा ही, क्योंकि उसको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे सस्ता होना, सबसे अच्छा होना नहीं, सबसे सस्ता। तो योर वैल्यू सिस्टम डिसाइड्स योर विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग। तो वैल्यू सिस्टम को हम लोग याद करने के लिए क्या बोलते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजेबल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब वापस से मैं उधर जा रहा हूँ HDFC बैंक के एग्जाम्पल में। तो वैल्यू सिस्टम का 5 इफेक्ट क्या क्या होता है। नंबर 1, ये बार फटाफट रीड करते हैं। अ कंपनीज वैल्यू सेट्स द टोन फॉर हाउ द पीपल ऑफ दैट कंपनी थिंक एंड बिहेव। जैसा वैल्यू सिस्टम होगा लोग वैसा ही काम करेंगे। नंबर 2, इट डिसाइड्स द लॉन्गिविटी ऑफ द कंपनीज बिजनेस या सक्सेस। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ भी यही देखेंगे कि उनको कंपनी का वैल्यू सिस्टम फॉलो करना, और वैसा ही वो लोग रिएक्ट करेंगे। जनरली अगर देखा जाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का पर्सनल वैल्यूज़ कंपनी के वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करता ना, तो वो एम्प्लॉय उस कंपनी में टिकता भी नहीं, वो निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जो चाहता है वर्क लाइफ बैलेंस, और कंपनी का कल्चर वर्क लाइफ बैलेंस वाला नहीं है। कंपनी का कल्चर है मोटी तनख्वाह देंगे पर तगड़ा काम करवाएंगे, खून चूस लेंगे, तो वो एम्प्लॉय वहाँ ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता, ठीक है।
तुम लोग भी कल फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम अगर उस कंपनी के वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करेगा ना, तुम वहाँ पे सफोकेट करते रहोगे, तुम टिक नहीं पाओगे। 4 नंबर, कस्टमर्स। कस्टमर्स भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं जिनका वैल्यू सिस्टम उनके साथ मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रईस घर के अगर कोई रिच फैमिली से आया है तो उसका वैल्यू सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा कि मेरे को एकदम यूनिक प्रोडक्ट चाहिए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए, महंगा चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो वही सामान खरीदेगा। और जो मिडिल क्लास या गरीब घर से आया है वो वैसे ही सामान खरीदेगा। वैल्यू सिस्टम ऑफ द कंपनी एंड द कस्टमर ऑल्सो रेजोनेट करते हैं आपस में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडिया में नहीं होता, यूरोप में होता है। इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। यूरोप में जो लोग हैं, क्या है कि ना, यूरोप हमसे रिच है, वहाँ इनकम इनइक्वालिटी उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ लगभग सबके पास जीने लायक अच्छा पैसा सुविधा है, तो वो आगे की चीज़ें चाहते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो उस कंपनी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। इंडिया के कस्टमर्स ऐसा नहीं करते। आप देखो जितनी भी फॉरेन की फास्ट फूड चेन इंडिया में है, मैकडोनल्ड है, KFC है, ये सब है ना, इनके आप जाओ खाना पीना लेते हो तो ये कागज़ के उसमें ब्राउन कलर का जो पेपर बैग होता है वो देते हैं, प्लास्टिक का बैग बंद कर दिया इन्होंने। इनके स्ट्रॉ भी जो होते हैं पेपर के होते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉ नहीं होते, बिकॉज ये तो इंटरनेशनल है, इनका प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड सेम है। तो इनको दिख रहा है कि बाहर देशों के जो कस्टमर है वो इनके प्लास्टिक के मतलब बैग्स को, प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक स्ट्रॉ को डिसलाइक कर रहे हैं, सेल गिर रहा है, तो इन्होंने इको फ्रेंडली में मूव किया, इंडिया में फॉलो कर दिया। जबकि अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करो जो प्योर इंडिया लेवल पे धंधा कर रहे हैं, लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे, वो सब आज भी प्लास्टिक का बैग्स दे रहे हैं, मना करने के बावजूद भी वो दे रहे हैं प्लास्टिक बैग्स, बिकॉज यहाँ का कस्टमर उस तरह का एनवायरनमेंट वैल्यू सिस्टम नहीं रखता। यूरोप का कस्टमर उस तरह का वैल्यू सिस्टम रखता है। तो ये बोल रहा है कि कस्टमर्स भी ना उसी कंपनी से रेजोनेट करते हैं जिनका वैल्यू सिस्टम उनसे मैच करे। 5 नंबर, वैल्यूज हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस। ये एक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाला है, संदीप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है कंपनी का, वो बोल रहा है इंटेंट इज अ बिगर कंसेप्ट देन वैल्यूज। ही इज रॉन्ग, इंटेंट इज अ स्मॉलर कंसेप्ट, वैल्यूज इज अ बिगर कंसेप्ट। डायग्राम देखो ना, इस डायग्राम में देखो बड़ा सर्कल किसका है, वैल्यूज का, और इंटेंट का सर्कल कहाँ है, छोटा। तो वैल्यूज इज बिगर, क्योंकि आपका जो वैल्यू सिस्टम होगा ना, आपकी विजन स्ट्रैटेजी वैसे ही होंगे हमेशा। ये देखो इधर मैंने लिख दिया है तुम लोग के लिए। What are values? Values are the principles that guide decision making in business, whereas intent is the purpose of business. ठीक है, अब पीछे आ रहा हूं मैं, वापस से इस महाचार्ट पे आ गए। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस एंटायर थिंग, वैल्यूज, विजन, मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या होता है, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम कुछ ऐसी होती है ना जो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी लोग चेंज करते रहते बार बार, अपना वैल्यू सिस्टम चेंज कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है तो फिर वो वैल्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कोई चेंज होने वाला प्रिंसिपल है क्या कि हमेशा रहेगा? ये तो हमेशा रहेगा। तो वैसे ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल प्रिंसिपल है कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हो। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकता है लोएस्ट कॉस्ट, या फिर बेस्ट क्वालिटी, या फिर कांस्टेंट इनोवेशन, इस तरह का कुछ भी वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। अब आगे यहाँ से एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले विजन। विजन मीन्स फ्यूचर, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। मिशन मीन्स प्रेजेंट, योर यूएसपी, योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका प्रोडक्ट स्ट्रेंथ, आपका मार्केट स्ट्रेंथ, कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट इज समथिंग विच इज यूनिक, कॉपी कैट होने से नहीं चलेगा। आपको, आपकी कंपनी है, आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि गोल्स में ना आप डिफाइन नहीं करते हो एग्जैक्टली कि आप क्या करना चाहते हो, बस आप एक मोटा मोटा बोल देते हो। जैसे तुम अगर कोई स्टूडेंट बोले सर मुझे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, उसने बताया नहीं कि कितना अच्छा। अच्छा का मतलब पास भी होता है, अच्छा का मतलब रैंक भी होता है, अच्छा का मतलब 1 digit रैंक भी होता है, अच्छा का मतलब AIR 1 भी होता है। तो कितना वो उसने बताया नहीं, बस बोला अच्छा करना है, दैट इज गोल। ऑब्जेक्टिव इज क्लोज एंडेड कि एग्जैक्टली मेरे को क्या करना है। तो एक स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब एकदम प्रिसाइज पता है उसको मेजरेबल कि क्या करना है, या मुझे रैंक लाना है, या मुझे पास करना है, ये सब हो गए डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्लोज एंडेड ऑब्जेक्टिव्स। वैल्यूज।
वैल्यूज आर डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस एंड एक्शंस, दे आर इनहेरेंट, ये आपके अंदर से आता है। वैल्यू सिस्टम ना आप बदल नहीं सकते, मैं चाहूँ भी तो भी अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। इट इज सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है टू वैल्यूएबल, टू इंपॉर्टेंट, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब विजन पे आते हैं। तो विजन का एक डेफिनेशन दिया हुआ है मेरे सामने सीपीसी के, ये रहा विजन, ये डेफिनेशन अपने को याद रखना है। सीपीसी के, अ स्ट्रैटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर। फ्यूचर में चार चीजें हैं सीपीसी के, सी से कस्टमर फोकस। ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि विज़-अ-वी कस्टमर आप क्या अचीव करना चाहते हो। विजन ये नहीं होता कि हम 100 करोड़ कमाएंगे, नहीं। विजन ये होता है कि हम नंबर 1 कंपनी बनेंगे, कस्टमर्स को सर्व करेंगे, तो कस्टमर फोकस। नंबर 2 पी से प्रोडक्ट एंड मार्केट, जो एंसॉफ का मेन मंत्र था कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो और किस मार्केट को कैटर करते हो, सी से कैपेबिलिटीज, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, एंड के से द काइंड ऑफ द कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। So strategic vision is a roadmap of a company's future that focuses on CPC के customer focus, product market, kind of the company that the management is trying to create, and C से capabilities. Example, ये examples 3 example हैं vision के जो ICI ने अपने book में डाला है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। HDFC बैंक का vision है to become a world class Indian bank। LIC का, Apple का इसी तरह से vision statement दिया हुआ है। विजन स्टेटमेंट शुड बी, विजन स्टेटमेंट की 4 क्वालिटीज, इट शुड बी क्रिएटिव, ठीक है, इट शुड प्रमोट इंटेलिजेंट बिजनेस, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 3, इट शुड क्रिएट एंथुसियाज्म एंड इट शुड शो यू द डायरेक्शन, इल्यूमिनेट द डायरेक्शन, मतलब रास्ता दिखाता है आपको कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। विजन देखो, अगर आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं है जो आपके अंदर जोश पैदा करें, तो फिर वो गोल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो तुमको रोज़ मतलब एंथुजियाज्म दे, जोश दे कि हाँ मेरे को मेहनत करना है, मेहनत करना है। इसीलिए लोग हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखते हैं ना, छोटा लक्ष्य कोई रखता नहीं, बिकॉज छोटे लक्ष्य आपको मोटिवेट नहीं करते, बड़े लक्ष्य आपको मोटिवेट करते हैं। सो विजन मस्ट बी इन्फेक्शियस, कि जब कंपनी अपना विजन स्टेटमेंट दीवार पे लगाए तो डायरेक्टर हो या एम्प्लॉय हो या क्लर्क हो, सबको पढ़ के मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ यार हम लोग को ऐसी कंपनी बनानी है। तो इट हैज़ टू बी एंथुसियास्टिक, इट हैज़ टू बी क्रिएटिव। कॉपी कैट विजन नहीं चलेगा। विजन भले ही औकात से बड़ा हो पर अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा कुछ रख दोगे जो अचीवेबल नहीं है ना, तो फिर वो मोटिवेट नहीं करेगा। मिशन, मिशन का मैंने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बनाया है जो यहाँ लिखा है, और फिर नीचे तो मैं पढ़ूंगा ही। मिशन सबसे बड़ी बात आप समझ लो, इट इज़ योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपके पास है और आपके कंपीटर्स के पास नहीं है। मिशन डिफाइंस द, मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द कंपनीज USP in terms of its products and markets, ठीक है। Who we are and what we do, हम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। अब मिशन 2 तरह का होता है, टर्न द पेज। एक है प्रोडक्ट ओरिएंटेड आंसर, एक है मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर। तो इंडियन ऑयल कंपनी का देखो, इंडियन ऑयल कंपनी बोल रही हमारा मिशन क्या है, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स, हम लोग पेट्रोल बनाते हैं। और मार्केट ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड आंसर कैसा है, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सॉल्यूशन टू द पीपल। नंबर 2 पढ़ो इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवेज का मिशन स्टेटमेंट क्या है, वी रन रेलरोड सिस्टम, ये तो प्रोडक्ट है जो हम देते हैं। और कस्टमर के एंगल से क्या है, वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन भी होती है, कार्गो ट्रेन भी होती है। फिर ये कॉस्मेटिक्स, लैक्मी, in the factory we make cosmetics, in the retail outlet we sell hope। तो ये है मिशन स्टेटमेंट। अब इन्होंने ये बॉक्स बड़ा अच्छा सुंदर बॉक्स है, इस बॉक्स को एक बार रीड करना तो बनता है। बोलते हैं बहुत सारी कंपनीज अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट प्रॉपरली शब्दों में आर्टिकुलेट करके कम्युनिकेट नहीं कर पाती, फंबल करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके एम्प्लॉयज़ और लोग जो होते हैं ना, वो भी फिर मोटिवेटेड नहीं रहते और वो उस विजन मिशन को अचीव भी नहीं कर पाते। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने विजन मिशन को क्लियरली शब्दों में आर्टिकुलेट करो, रोज़ देखो, कम्युनिकेट करो, जो मोटिवेट करे लोगों को वैसा काम करने में। अच्छा, आज ये रिवीजन क्लास है, हालांकि जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था तो ये सब बोला ही था, आज एक बार फिर एक बात बोल देता हूँ।
काफ़ी देर से मैं जो विजन मिशन वैल्यू सिस्टम बता रहा हूँ, लगेगा कि ये सब हाई फाई बातें, बड़ी बातें हैं, लेकिन मैंने ना खुद ने ये सब अचीव होते हुए देखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कई बार मतलब आश्चर्य होता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है क्या। आज से कई साल पहले की बात है, 7-8 साल हो गए इस बात को। मैंने अपनी डायरी में, मैं आज भी लिखता हूँ, पहले जैसे मैं पेपर पेन वाली डायरी पे भी लिखता हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन में भी लिखता हूँ। तो मैंने लिखा था कि मेरे 3 गोल्स हैं। अब मैं वो बताऊँगा तो नहीं गोल्स क्या, पर मैंने लिखा था 3 गोल्स लिखा था, 1 2 3। 1 जो सबसे ईजिली अचीवेबल था, 2 जो मॉडरेटली अचीवेबल था, और 3 जो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, वो मैंने 3rd में डाला था। ठीक है, पता नहीं क्या किस्मत का जादू मंत्र फिरता है नहीं फिरता है, जो 3rd वाला था जो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था वो पहले अचीव हो गया। वो पहले अचीव हो गया। 1 और 2 आज तक नहीं हुआ है, 3 अचीव हो गया। फिर मैं तुमको अभी थोड़ा और पहले की बात बताता हूँ। अभी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। आज से तकरीबन महीना या 2 महीना हुआ होगा, महीना ही भर हुआ है, ठीक है, 1 मंथ और समथिंग हुआ है। तो मेरे यूट्यूब में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कुछ इतने थे, तो मैंने बस डायरी में लिखा कि इस फलाने मंथ के एंड तक मेरे को कम से कम इतना इस बार चाहिए यूट्यूब सब्सक्राइबर, कुछ भी हो। मैं ऐसा बना के शॉर्ट्स डालूंगा या टॉपिक डिस्कस करूंगा या मैराथन लूंगा या ये करूंगा, मैंने लिख के डाल दिया बस, ठीक है। फिर मैं उस चीज़ को रख के भूल गया कि ये मेरा गोल है। मैंने बोला नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, अपना जो नॉर्मल काम अच्छे से करते करेंगे। पता नहीं क्या जादू हुआ, फिर से आई एम ऑन द पाथ टू अचीविंग इट ऑल्सो। वो कहीं ना कहीं होता है कि आप अगर एक राइटिंग में अपना विजन मिशन गोल लिखते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं। मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, फ्यू डिसीजंस आर कॉन्शियस। मतलब हमको लगता है कि हम हर फैसला सोच समझ के ले रहे हैं, वो भी एक मिथ है। बहुत सारे हमारे फैसले ना अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमको खाना खाना है, अब तुम्हारे पास चॉइस है कि घर का खाना खाना है कि ये जोमेटो, क्या नाम है उसका, जोमेटो, स्विगी, वो सब में ऑर्डर कर दो, बाजार में खाना खा लो। कॉन्शियस डिसीजन क्या होगा, घर का खाना सेफ है, हेल्दी है, फलाना। पर तुम्हारा सब कॉन्शियस है ना, वही तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, ठीक है, कि नहीं यार मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, ये स्ट्रगल खत्म नहीं होता, ये दुख खत्म ही नहीं होता, और तुम अपने आप चाट पकौड़े की तरफ मूव कर जाते हो। इट्स नॉट अ कॉन्शियस, इट्स अ सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिसीजन, जो तुमको मतलब फोर्सफुली एक अलग रास्ते पे ले जाता है। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो आप जो सोचते हो ना, ये वैल्यू मिशन विजन अपना रखते हो ना, ये काम करता है सब कॉन्शियस में पीछे, और वो छोटे छोटे डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता है, और वो छोटा छोटा जमा होते ही एक बड़ा रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, ये कोई मैं जादू वाली बात नहीं कर रहा, वो फिल्मी बात नहीं कर रहा कि कायनात पीछे पड़ जाती, यूनिवर्स, वो सब नहीं। इट्स यू, तुम ही हो। तुम्हारे दिमाग में अगर तुम्हारा विजन मिशन गोल बहुत डीपली इम्प्रिंटेड है, तुम चाहते हो उसको अचीव करना, तो हर छोटे डिसीजन में वो रिफ्लेक्ट होगा और वो तुमको अपने आप उसके प्रति लेके जाएगा। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि हवा में बात हो रही बड़ी बड़ी, ये एक्चुअली होता है। ठीक है, इंसान लेवल पे भी होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे भी होता है। कंपनी जिस तरह का अपना विजन मिशन करती है उसके दिखता है। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने भयंकर बिकते हैं सर, क्योंकि एप्पल इज इनोवेशन लीडर। सैमसंग तो चोर है, कॉपी करने वाला है। एप्पल वाले हमेशा कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सैमसंग वाले बोलते हैं अच्छा चला लो, फिर हम कॉपी मारेंगे, वो ऐसा है। ठीक है, तो एप्पल इज नोन फॉर इनोवेशन, इसीलिए वो एकदम उसका स्टॉक प्राइसेस ऊपर उठ के गया, आगे गया। हालांकि जैसा कि मैंने बोला, हर चीज़ का यहाँ उल्टा भी है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की दुनिया में ना देयर इज एक्सट्रीम अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमिटेटर जीत जाता है और इनोवेशन लीडर हार जाता है। ठीक है, क्योंकि इमिटेटर सेफ खेल रहा है ना, वो बोलता है कि तुम लाओ नया नया प्रोडक्ट, जो चलेगा वो मैं कॉपी करूंगा, जो नहीं चलेगा मैं नहीं करूंगा। तो नहीं चलने पे जो लॉस हो मेरे को झेलना नहीं पड़ेगा, और चले हुए पे मैं काम करूंगा तो बढ़िया होगा। तो अभी तो तुम देखोगे इस तरह का भी माहौल है जहाँ सैमसंग एप्पल को पीछे छोड़ते जा रहा है, कॉपी कर करके, इनोवेट करके। तो मिक्सचर चलता है। ठीक है, हर बार हर चीज़ नहीं चलती। इसीलिए तो मैंने बोला बिजनेस में हमेशा यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन द मार्केट। नंबर 2, आपके पास मिशन होना जरूरी क्यों है? टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, की पूरी कंपनी का एक ही पर्पस हो। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाउ टू ऑप्टिमली यूज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज।
ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा क्रिएट करें, हर कंपनी का भी एक कल्चर होता है। कॉर्पोरेट कल्चर आगे एक टॉपिक आएगा चैप्टर 5 में, पर मैं अभी हल्का सा एक मतलब तुमको एक बिलीफ दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कंपनी नाम बोलते तुम्हारे दिमाग में आता है कि अच्छा वहाँ तो आलसी लोग काम कर रहे होंगे, ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे, ये वहाँ का कल्चर है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करोगे एकदम हार्ड कोर कल्चर होता है, काम करो लंबे आवर्स काम करो, उस तरह का। तो कल्चर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनाने, यही एक ही चीज़ बार बार आ रहा है। एग्जाम्पल्स, HDFC बैंक का 2 मिशन है। फर्स्ट, टू बी प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर रिटेल कस्टमर्स एंड होलसेल कस्टमर्स, मतलब कॉर्पोरेट कस्टमर्स। एंड नंबर 2, टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। ये तुम एक चीज़ नोटिस करो, HDFC वालों ने कितना ऑनेस्ट लिखा। हर बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, पर प्रॉफिट कोई बोलना ही नहीं चाहता, सब एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, हम तो कस्टमर को सर्व करने आए हैं, हम तो महान हैं, हम तो NGO चला रहे हैं। इन्होंने साफ बोल दिया टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिट। तो यू हैव टू बी रियल, फेक विजन मिशन बना के फ़ायदा नहीं है, रियल बनाना पड़ेगा। फैक्टर्स कंसिडर्ड वाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट, तो इसका सिंपल आंसर है फाइंड योर ओन USP। कॉपी मत करो, अपना यूनिक बनाओ। नंबर 1, आपकी स्पेशल आइडेंटिटी क्या है जो आपको दूसरों से अलग करती है, उसी से आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। नंबर 2, आपको इस तरह से काम करना है कि एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ सके। मेक प्रोडक्ट्स विच satisfy the customer's needs. Good vision statements are unique to the organization. वो कॉपी किए हुए नहीं होते, वो उस कंपनी के लिए यूनिक बनते हैं। नेक्स्ट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सिंपल है। गोल्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है डिफाइंड नहीं ढंग से कि क्या करना है, बस एक मोटा मोटा पता है ये करना है, ठीक है। हमको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, कितना कमाना है पता नहीं, कैसे कमाना है पता नहीं। तो गोल्स आर ओपन एंडेड। ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड, मतलब डिफाइंड होता है, मेजरेबल होता है। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए वो पूरा नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी इन कंजंक्शन विथ योर एनवायरनमेंट। आप ऐसा गोल रखोगे जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से एकदम डिफरेंट है तो वो अचीव नहीं होगा। नंबर 2, इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर मिशन एंड विजन। आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब पीरियोडिकली मेजर करते रहोगे कि गोल कितना % अचीव होते जा रहा है। कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, एक डेडलाइन टाइम फ्रेम होना चाहिए कब तक गोल अचीव करना है। मेजरेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड को रिलेट विथ वन अनदर, मतलब जैसे एक तरफ आप बोलोगे हमारा ऑब्जेक्टिव है सबसे बेस्ट क्वालिटी और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है सबसे लोएस्ट कॉस्ट, तो ये इनकम्पैटिबल है। नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स। ऑब्वियसली हर कंपनी में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी वैसा ही बनेगा ना। ऑब्जेक्टिव्स शुड रेस्पेक्ट द कंस्ट्रेंट्स विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग, तभी वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, दोनों होने चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म से ही धीरे धीरे आप कुछ कुछ अचीव करते जाओगे, तब आप लॉन्ग टर्म की तरफ मूव करोगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 2 से 5 साल के होते हैं लगभग, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फ्यू मंथ्स और 1 क्वार्टर। ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ऐसे देखो गोल और ऑब्जेक्टिव इंटरचेंजेबली यूज होता है, बट टेक्निकली अगर डिफरेंस पूछे तो तुम बोल दोगे गोल इज ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव इज क्लोज एंडेड। वैल्यूज मैं पढ़ाई चुका। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गई, नंबर 6। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, स्ट्रैटेजिक लेवल्स। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मैं ले जाऊंगा, ठीक है। उसके पहले एक बार मैं क्वेश्चन 1 ले जाना चाहता हूँ, ये रहा। ये विजन और मिशन के ऊपर है, ठीक है। कॉस्मेटिक बनाने की एक नई कंपनी इन्होंने स्टार्ट की है। यू आर गोइंग टू हेल्प मिस्टर राज टू राइट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी यूनिक क्वालिटीज़ क्या हैं। तो जहाँ जहाँ यूनिक क्वालिटीज़ दिखी उसको सर्कल करके मैंने लिखा 1 2 3 4 5। मिस्टर राज हैज़ बीन हायर्ड एज अ CEO by XYZ Limited, an FMCG company that has diversified into affordable cosmetics। तो प्रोडक्ट क्या है? कॉस्मेटिक्स। USP क्या है? अफोर्डेबल, सस्ता होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2 वहीं पे, द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स, XYZ विशेस टू एनरिच द लाइव्स ऑफ द पीपल, कस्टमर्स के लाइफ को इंप्रूव करना है, दैट्स नंबर 2। ये से भी तो विजन मिशन में जाएगा, ठीक है। नंबर 3, प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर स्किन, ठीक है, मतलब खाली लुक्स अच्छा नहीं होगा, स्किन के लिए भी हेल्दी है, 3। नंबर 4, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल, 4। 5, हर्बल इंग्रेडिएंट्स, तो सुनने में विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक याद आ रहा है ना एकदम, तो ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिखा विको टर्मरिक सोचने में। इनको जब मार्केटिंग करेंगे तो अपना हर्बल, आयुर्वेदिक, गुड फॉर क्लाइमेट, इको फ्रेंडली, यही सब बोल के मार्केटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ तुम लोगों ने बॉडी शॉप का नाम सुना होगा। मॉल में शॉप होता है बॉडी शॉप, जो बेसिकली कॉस्मेटिक्स बेचते हैं और बहुत ही महंगा बेचते हैं, मतलब अंधा महंगा बेचते हैं, ठीक है। मामूली से एक लिपस्टिक भी लोगे तो 3-3.5 हज़ार का पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, हम लोग जानवरों पर टेस्टिंग नहीं करते, ये करते हैं वो करते हैं, फला ढिमका। हर्बल वो भी बना रहा है और सस्ते कंपनियां भी है, आयुर्विको वगैरह जो हर्बल बना रहे हैं। फ़र्क क्या है? अफोर्डेबिलिटी का। तो ये लोग हर्बल बना रहा है और अफोर्डेबल भी है। ऊपर पहला पॉइंट क्या था? अफोर्डेबल। तो यही सब तो इनके विजन मिशन में आएगा ना, कि हमारा विजन क्या, हमारा मिशन कैसा है। इनके क्वालिटीज़ क्या है? अफोर्डेबल, एनरिच द लाइव्स ऑफ कस्टमर्स, गुड फॉर स्किन, इको फ्रेंडली, हर्बल इंग्रेडिएंट्स, यही सब पकड़ के आपको बनाना है विजन और मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये देखो इनका मिशन क्या है? एनहांस द लाइव्स ऑफ पीपल, गुड स्किन, फिर हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो यही सब तो ऊपर से तो उठाया है, क्वेश्चन के अंदर ही तो आंसर छुपा हुआ है कि इनका विजन मिशन कैसा होगा, विजन कैसा होगा इनका। पढ़ो, फील गुड कॉस्मेटिक्स बनाना चाहता है ना ये लोग, तो जिससे कस्टमर्स को एक अच्छा फीलिंग आए, वाइब्स आए। मामा केयर, मामा अर्थ, मामा अर्थ यही तो कर रहा है मामा अर्थ वाला, ठीक है। मामा अर्थ वाला भी एग्जैक्टली यही करना चाह रहा है, अपना ब्रांडिंग में मामा अर्थ घुसा दिया, मदर नेचर। हालांकि अर्थ और मामा दोनों से कोई रिलेटेड नहीं उसका, पर फिर भी ब्रांडिंग ऐसा कर रहा है कि कस्टमर को फील गुड आ रहा है कि देखो हम तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो इको फ्रेंडली है, जो प्रकृति माँ से बने हुए हैं, ये सब एक वो है। इनका विजन कैसा होगा? विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी। कॉस्मेटिक कंपनी मत बोलो, बोलो ब्यूटी केयर। कॉस्मेटिक वर्ड इंडिकेट करते हैं हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ब्यूटी केयर मतलब हम आपकी ब्यूटी का ध्यान रख रहे हैं। एक फ़र्क होता है बोलने का। मैं हालांकि ये मेरे को थोड़ा सा मार्केटिंग के एंगल से बहुत गंदा लगता है, पर ये है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लासेस देता हूँ और पैसा कमाता हूँ, सिंपल है, ठीक है। पर क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं। सुनने में कैसा लग रहा है? सर माल बेच रहे हैं, सर इज अ सेलर हु इज सेलिंग द गुड्स फॉर अ प्राइस। तो चेंज करके मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा हूँ एंड मेकिंग देयर लाइव्स बेटर। सुनने में मार्केटिंग एंगल से अच्छा लग रहा है, मतलब अपने एंगल से बात नहीं कर रहे, कस्टमर के एंगल से बात करें कि थ्रू आवर प्रोडक्ट्स कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो हर कंपनी ऐसी बात करती है, हर कंपनी, कोई भी कंपनी उठा लो, वो अपने एंगल से बात नहीं करती, वो हमेशा कस्टमर के एंगल से बात करती है। कस्टमर को हमसे क्या मिल रहा है, वो ये नहीं बोलते कि हमको कस्टमर से पैसा मिल रहा है, वो ये बोलते कस्टमर को हमसे क्या गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, उस टोन में बात करते हैं। व्हेन यू से आई सेल कॉस्मेटिक, तो आप माल बेच रहे हो। दूसरा, वी आर ऑफरिंग यू ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, आपके सौंदर्य का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स। इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इंप्रूव्स लुक्स, गिव्स एक्स्ट्रॉर्डनरी फीलिंग, इंप्रूव्स लुक्स तुम्हारा भला, गिव्स यू गुड एक्स्ट्रॉर्डनरी फीलिंग तुम्हारा भला, एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल तुम्हारा भला। अपना भला तो बताया ही नहीं। ये सब तो मार्केटिंग टाइप के लाइन्स हो गए ना, विजन मिशन में यही होता है, मार्केटिंग टाइप की लाइन। कंपनी अपना फायदा का बात थोड़ा करती है, ठीक है। मुझे छोड़ो, विजन मिशन के बाद नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। मैंने इसका एग्जांपल दिया था टाटा कंपनी का। टाटा सन्स इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं। मैंने 3 बिजनेस का एग्जांपल दिया, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। टाटा सन्स अपने लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, जिसका सीईओ है एन चंद्रशेखरन, वो जो स्ट्रैटेजी बनाएगा जैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ये 3 अलग अलग बिजनेसेस हैं। अब डिवीजन है, टीसीएस के जो सीईओ है नाम क्या, कृतिवासन, ये सिर्फ टीसीएस का स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पूरे टाटा ग्रुप का नहीं, इसको बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। टीवी नरेंद्रन, ये स्टील बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। शैलेश चंद्र मोटर्स बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये 3 हो गए बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी।
ये हो गया कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ये हो गया बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अच्छा, हर एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको फंक्शंस बोलते हैं। कोई भी बिजनेस उठा लो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, ये जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट को बोलते हैं फंक्शंस। तो हर डिपार्टमेंट अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज द स्ट्रैटेजी दैट स्पैन्स अराउंड ऑल द डिफरेंट बिजनेसेस। कि एक बड़े कंपनी में मल्टीपल बिजनेसेस है, एक नाम सुन लो, मल्टीपल बिजनेसेस वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट। तो एक टाटा ग्रुप इज अ कॉन्ग्लोमरेट बिकॉज मल्टीपल बिजनेसेस में टाटा ग्रुप। ठीक है, नमक भी बना रहा है, गाड़ी भी बना रहा है, TCS भी चला रहा है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज अबाउट ऑल इट्स बिजनेसेस, कि हमारा कौन सा बिजनेस है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी करना चाहिए, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग स्ट्रैटेजी करना चाहिए। और इनके लिए बड़े बड़े स्ट्रैटेजी लगते हैं, जिस विच इज ऑफर्ड बाय ग्लूक एंड जॉर्ज। तो ग्लूक एंड जॉर्ज ने ग्रैंड स्ट्रैटेजीज दिए थे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिटेंशमेंट, कॉम्बिनेशन, वो सब लगते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में 8 बातें, इसको 8 बातों को करने के लिए सबसे बेस्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो इधर, ओके, वो 8 बातें यहाँ जो लिखी हुई दिख रही है ना, सेम है, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। ओके, ABC लिमिटेड इज अ कॉन्ग्लोमरेट, मतलब मल्टीपल बिजनेसेस में। ये क्या क्या बिजनेस में? एपरल मतलब कपड़ा, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, फर्नीचर, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीपल बिजनेस में, 4-5 अलग अलग बिजनेसेस में। तुम कंपनी के, ये लोग कंपनी के CEO को ढूंढ रहे हैं। CEO मतलब जो पूरे बिजनेस का CEO है, मतलब हेड, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, 5 बिजनेस का ख्याल रखेगा वो। तुमको ये सौंपा गया है काम कि तुम बताओ कि CEO की क्या क्या जिम्मेदारी है। तो तुम बोलोगे CEO की जिम्मेदारी होती है टू मेक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज विच हैज दीज 8 क्वालिटीज। नंबर 1, यू हैव टू सी द डेवलपमेंट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास केवल एपरल बिजनेस या रियल एस्टेट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की नहीं, बल्कि सारे बिजनेसेस की जिम्मेदारी है, होल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, तुम ही तो विजन मिशन बनाओगे इस कंपनी का। नंबर 3, तुम बताओगे कि कंपनी को कौन से बिजनेस में रहना चाहिए और कौन से बिजनेस से एग्जिट करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ठीक है, कंपनी के पास जितने रिसोर्सेज है उनको 5 बिजनेस में डिवाइड करना। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर ऑल बिजनेसेस। ठीक है, लीडरशिप देना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनेगा विच विल हेल्प इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड लास्ट, डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन, कि कौन कौन से बिजनेस को छोड़ दें, हट जाएं, डाइवेस्ट, और कौन सा अक्वायर कर लें, नया बिजनेस। रेमंड ग्रुप जो है ना, गौतम सिंघानिया वाला, जिसको लोग कपड़े के लिए जानते हैं, शूटिंग शर्टिंग, वो काफ़ी पहले रियल एस्टेट में जा चुका है। रेमंड ग्रुप अब अपने आप को रिक्रिसन कर रहा है, चेंज कर रहा है एज रेमंड लाइफस्टाइल। IPO आने वाला है इनका। ठीक है, रेमंड लाइफस्टाइल, कि मतलब अब ये लोग सिर्फ गारमेंट बिजनेस में नहीं रहेंगे, शूटिंग शर्टिंग, बल्कि पूरे लाइफस्टाइल बिजनेस में चले जाएंगे। रियल एस्टेट में तो हैं ये लोग पहले से, रेमंड ग्रुप। रेमंड ग्रुप गौतम सिंघानिया जिसके फादर थे विजयपत सिंघानिया, उन्हीं का भाई लोग है JK सिंघानिया। JK ग्रुप भी है ना, वो रेमंड वाले का ही खानदानी भाईचारा वाला कंपनी है। तो वो तो रियल एस्टेट में ही ऑलरेडी, ये लोग भी घुस रहे हैं रियल एस्टेट में। कब के हैं रेमंड वाले? ठीक है, तो सर ये था पहले वाला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्या? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज दैट आर सूटेड टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। जैसे स्टील कंपनी का CEO स्टील के बारे में बात करेगा, बाकी बिजनेस के बारे में नहीं करेगा। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज का बेस्ट एग्जांपल है पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। ये 3 होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, डिफरेंशिएशन, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज दैट आर सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और फंक्शन इन अ कंपनी। जैसे मार्केटिंग इज अ डिपार्टमेंट और फंक्शन, तो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मैनेजर जो होगा वो हमेशा 4 चीज़ के बारे में सोचता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो इधर, धर्म सिंह जो है ना, वो परचेज डिपार्टमेंट का हेड भी है और संग संग उसको सेल्स डिपार्टमेंट का हेड भी बना दिया है। बहुत अच्छा काम करता है ये आदमी। तो ये बेसिकली फंक्शनल डिपार्टमेंट का हेड है, ये कंपनी का CEO नहीं है। इस कंपनी के जो CEO लोग होते हैं ना, वो लोग कभी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इससे ओपिनियन नहीं मांगते, हमेशा बनाते हैं, उसको बोलते फॉलो करो, बेचारा फॉलो करता है। इस तरह के अप्रोच को बोला जाता है टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब है ऊपर लेवल के लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नीचे लेवल के चुपचाप फॉलो करेंगे, टॉप डाउन।
ये अप्रोच अच्छा है कि बुरा? बुरा, बिकॉज जो नीचे लेवल का आदमी, फंक्शनल मैनेजर जो परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट संभाल रहा है, उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, उसको सारा फीडबैक मालूम है, अच्छे से मालूम है कि कस्टमर क्या चाहता है, तो इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सबसे अच्छा अप्रोच होता है बॉटम अप, कि नीचे के लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाए इन मेकिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज दे विल गिव यू द ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक, जिससे बढ़िया स्ट्रैटेजीज हो पाएंगे। ठीक है, ये था 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, ये डायग्राम एसबीयू को लेके, एसबीयू में चैप्टर 5 में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, विच इज बेटर, टॉप डाउन की बॉटम अप? बॉटम अप इज बेटर, टॉप डाउन बेटर नहीं है। धर्म सिंह के साथ वही तो प्रॉब्लम था। ये टॉपिक है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ये भी चैप्टर 5 में आएगा डिटेल में, इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वहाँ रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 1 का रिविजन खत्म होता है। ठीक है।